हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन मूलतः शहरी जीवन था। 5000 ईस्वी पूर्व तक आते आते भारत में मानव तांबा धातु से सर्वप्रथम परिचित हुआ और 1000 वर्ष बाद लगभग 4000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य तीन धातु से भी परिचित हो चला था। हम देखते हैं कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक आते आते यहाँ के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांसा निर्मित करने में भी सफल हो चले थे। जब पत्थर के साथ साथ तांबा और कांसे के औजार भी मिलने लगे तो उसका नाम बदलकर कांस्य युगीन काल रखा गया। यही कांस्य युगीन काल हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पहली मर्तबा हमें कांसे के भी औजार मिलना शुरू होता है और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कांसे की औजार पत्थर और तांबे की तुलना में अधिक कठोर और धारदार होते हैं तथा इनसे कृषि कार्य किया जाना भी संभव था। यही कारण है कि जब लोग कांसे से परिचित हुए और कांसे के विभिन्न प्रकार के औजार बनाने लगे तो कृषि प्रणाली में भी व्यापक रूप से परिवर्तन आया। अब कृषि प्रणाली अत्यधिक विकसित हुई और उत्पादन भी सरप्लस होने लगा था। यहाँ दूसरी पहलू पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में मानव आम तौर पर पहाड़ी ढलानों या जंगली क्षेत्रों में ही अपना निवास बनाया था, लेकिन धीरे धीरे वह अब नीचे की ओर आ रहा था। अर्थात नदी घाटियों में और मैदानी क्षेत्रों में अपना निवास बनाना शुरू कर दिया था। स्वाभाविक है कि जहाँ कांसे के औजार ने बड़े बड़े वृक्षों को भी काटना संभव बनाया, झाड़ियों को साफ कर खेती के योग्य किया जाना संभव बनाया, वहीं दूसरी तरफ उससे अन्य कृषि यंत्रों का भी निर्माण कर कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना संभव हुआ। कांसे के औजार ने अधिशेष प्रणाली अर्थात सरप्लस अधिशेष उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया। इसी को अंग्रेजी में सरप्लस प्रोडक्शन कहा जाता है। इस अधिशेष उत्पादन का अर्थ यह हुआ कि मानव अपनी निर्वाह की आवश्यकताओं या अपने आवश्यकताओं से जब अधिक उत्पादन करता है तो उसको हम सरप्लस प्रोडक्शन या अधिशेष उत्पादन कहते हैं। और ठीक यही बात लगभग 3000 ईस्वी पूर्व तक आते आते भारत में भी संभव हो चला था। इस अधिशेष प्रणाली ने ही व्यापार वाणिज्य प्रणाली को भी जन्म दिया था। अर्थात जब कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई, सरप्लस उत्पादन होने लगा, तो स्वाभाविक है कि बचे हुए अनाजों का व्यापार वाणिज्य किया जाए। और
अधिशेष उत्पादन प्रणाली ने व्यापार वाणिज्य को जन्म दिया और नई नई व्यापार वाणिज्यिक संस्थाओं का उदय होने लगा, जिससे छोटे छोटे गांव बड़े बड़े गांवों में, बड़े बड़े गांव कस्बे में और कस्बे शहरों में और शहरें बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित होने लगे थे। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई बड़े बड़े नगर के दर्शन हमें होते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी आदि कई शहरों के दर्शन होते हैं। तो इसका मूल कारण यही था, कांसे से परिचित होना, कांसे के विभिन्न कृषि यंत्रों एवं अन्य यंत्रों का निर्माण किया जाना और उसके द्वारा अधिशेष उत्पादन प्रणाली का जन्म होना। इस कृषि का अधिशेष उत्पादन प्रणाली ने अन्य प्रणालियों को भी विकसित किया था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था या किसी भी युग की अर्थव्यवस्था या काल की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे कृषि। कृषि के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई के अंतर्गत अभी तक 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है और इनमें गेहूं, जौ, तिल, मटर, राई, सरसों तथा धान आदि का उल्लेख मिलता है। इन 9 प्रकार के फसलों के प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, अर्थात हड़प्पा कालीन फसलों में 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। कृषि के क्षेत्र में गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न फसल था और धान का उत्पादन हड़प्पा काल में न के बराबर होता था, क्योंकि हम देखते हैं कि धान का फसल एकमात्र गुजरात के कुछ क्षेत्रों अर्थात रंगपुर और लोथल मात्र 2 जगह से ही धान के फसल के प्रमाण मिलते हैं और इसमें भी चावल के दाने प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, बल्कि मिट्टी के गीले टुकड़े में लिपटे हुए धान की भूसी मिली है। इसके अलावे कहीं से भी चावल के उत्पादन के प्रमाण नहीं मिलते हैं और मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है। सबसे बढ़िया जौ बनावली से मिला है और गेहूं के क्षेत्र में हम देखते हैं कि इसकी मुख्यतः 2 प्रजातियों का उत्पादन किया जाता था। इसमें एक है ट्रिटिकम कम्पैक्टस और दूसरा अस्फरोकोकम। और ये 2 प्रजातियां आज भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं। पंजाब आदि राज्यों में गेहूं की इन 2 प्रजातियों का फसल आज भी किया जाता है। तो यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हड़प्पा काल में नहर के कोई अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। यदि हम केवल सोरतुघई यह स्थल अफगानिस्तान में है और यदि इस स्थल को छोड़ दिया जाए तो अन्य किसी जगह पर नहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ, जहाँ तहाँ गड्ढे मिलते हैं तो उसे यह
अनुमान लगाया जाता है कि ये नहर नहीं बल्कि गबरबंद अर्थात जलाशय रहे होंगे और इन जलाशयों से ही सिंचाई की व्यवस्था की जाती होगी। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में था और सभी प्रमुख नगर या तो नदी के किनारे स्थित थे या नदी के पास पड़ोस में ही स्थित हैं। स्वाभाविक है कि सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ में बहाकर लाई गई मिट्टी अत्यंत उर्वरा होती थी और कम परिश्रम में ही उत्पादन अच्छा होता होगा और इस प्रकार उत्पादन सरप्लस हुआ और इस उत्पादन ने अर्थात कृषि में ने अन्य प्रणालियों को भी जन्म दिया। दूसरा चीज हम देखेंगे पशुपालन। अर्थव्यवस्था का दूसरा पहलू पशुपालन होता है और पशुपालन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पशुओं पक्षियों को पाले जाने का उल्लेख या प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि कई पशुओं को पाला जाता था। चूँकि मुहरों पर उनके चित्र बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हड़प्पा कालीन मरीन मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी के मूर्तियों या मुहरों पर दो पशुओं का प्रमाण नहीं मिलता है और यह काफ़ी परीक्षा के लिए उपयोगी है और पूछे भी जाते हैं। जैसे कुछ पशुओं का ऊंट, दूसरा गाय और तीसरा घोड़ा, इनके चित्र नहीं मिलते हैं। यद्यपि कि ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कुछ स्थानों जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटरा, इन जगहों से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से भी प्रारूप मिला है घोड़े का, इसी प्रकार लोथल से भी मिला है और सुरकोटरा से घोड़े की अस्थियां मिली है। हम अब देखते हैं कि इसके साथ विभिन्न प्रकार के जैसे कबूतर, तोता, बत्तख, मुर्गी आदि भी पाले जाने का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिल्प एवं उद्योग धंधे। हड़प्पा काल में शिल्प एवं उद्योग धंधे भी विकसित हो चले थे और शिल्प के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न कपड़ों की कताई, बुनाई, सिलाई आदि प्रचलित था। इसके साथ साथ सोने और विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों के मिले मनके एवं हार आदि से पता चलता है कि उस समय स्वर्णगिरी उद्योग भी प्रचलित था और समाज में एक स्वर्ण वर्ग का भी अस्तित्व था। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि काष्ठ कला का भी प्रचलन था अर्थात बढ़ईगिरी का भी प्रचलन था और वस्त्र उद्योग सर्वप्रमुख उद्योग था। चूँकि हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, लोथल आदि कई स्थल ऐसे हैं जहाँ से सूती कपड़े के भी प्रमाण मिले हैं और
सिलाई किए जाने के लिए सुई भी प्राप्त हुए हैं। यह भी हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति जो तिब्बतिया शाल ओढ़े हुए है, उस पर सुंदर चित्रण और कढ़ाई भी किया हुआ है। इसका मतलब है कि वस्त्र उद्योग के लगभग कढ़ाई, बुनाई और तकली भी मिली है, अर्थात कताई, सभी कलाओं से लोग परिचित थे। हम देखते हैं कि इसी प्रकार दो प्रमुख स्थल बालाकोट और लोथल ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे और यहाँ सीप उद्योग अत्यंत विकसित था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लोथल और चन्हूदड़ो दो स्थल, लोथल और चन्हूदड़ो ये दोनों स्थल मनके बनाने के कारखाने के लिए प्रसिद्ध थे। मनके का अर्थ यहाँ यह होता है कि विभिन्न प्रकार के धातुओं और कीमती पत्थरों आदि से जो विभिन्न प्रकार के हार आदि बनाए जाते थे, आभूषण आदि के रूप में जिसको लोग पहनते थे, उसको मनके कहा जाता था। तो मनके आदि बनाने का कारखाना लोथल और चन्हूदाड़ो में स्थित था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चूड़ियाँ बनाने का कारखाना आदि भी स्थित यहाँ थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन शिल्प एवं उद्योग के अंतर्गत सर्व प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। इसके साथ साथ काष्ठ कला भी विकसित था। फिर मिरीड भांड आदि कला भी काफ़ी विकसित था, चूँकि चाक आदि भी प्रचुर मात्रा में मिले हैं और मिरीड भांडों पर चित्रकारियाँ आदि भी विकसित था, अर्थात चित्रकला भी, रंगाई पुताई वगैरह सब कुछ उस समय तक प्रचलित हो चुका था और कला के विविध पक्षों का हम दर्शन पाते हैं। अब इसके साथ ही हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य। यहाँ ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के यही चार पहलू होते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिल्प एवं उद्योग धंधे और चौथा व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य मुख्यतः बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर सिस्टम का अर्थ होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु विनिमय के अंतर्गत एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरे वस्तु ली जाती है, उसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उस समय वस्तु विनिमय मुद्रा के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नत था और उसके मुद्रा को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी पहलू के दर्शन हमें होते हैं। उदाहरणार्थ मुहरे काफ़ी संख्या में हमें मिले हैं और सीलिंग्स भी मिले हैं, राजमुद्रांक आदि भी मिले हैं और ठप्पे लगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि बोरियों आदि में सामान पैक करके और उसे निर्यात जब किया जाता था तो उसके रस्सी से मुंह बांधे हुए मिले हैं और उस पर कांचली मिट्टी आदि से लेप लगाया गया है और उस पर मुहर से इस तरह से दबाया गया है और मुहरों का पहचान और चिन्ह भी और उन पर उत्कीर्ण लेख भी अलग अलग हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संस्थानों या अन्य संस्थानों के मुहर रहे होंगे जो उस पर सील का काम करते थे। यानी कि भेजने वाले से गंतव्य स्थान अर्थात जहां पहुंचना होता था डिलीवरी स्थान तक के, उस सील की पहचान की जाती थी कि कहीं सील टूटा हुआ तो नहीं है या इसमें छेड़छाड़ तो नहीं किया हुआ है, और इस प्रकार सामान के शुद्धिकरण की भी पहचान की जाती थी। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हम देखते हैं, यहाँ ध्यान दिया जाना आवश्यक है
कि हड़प्पा सभ्यता भारत की ऐसी पहली सभ्यता थी जिस काल में पहली मर्तबा व्यापार वाणिज्य का उदय हुआ। न केवल क्षेत्रीय व्यापार वाणिज्य का उदय हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य भी प्रचलन में आया। भारत में पहली मर्तबा 3 चीज़ हम देखते हैं, व्यापार, दूसरा व्यापार वाणिज्य और दूसरा हम देखते हैं इसमें क्षेत्रीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तीसरा नगरीकरण की शुरुआत। ये 3 बात भारत में पहली मर्तबा हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत के साथ ही शुरू हुई थी। इसके पहले हमें व्यापार वाणिज्य का उदाहरण नहीं मिलता है और इसमें 2 राय नहीं कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के पैमाने पर भी ये 3 बातें पहली मर्तबा भारत में ही लागू हुई थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है और सर्वप्रथम हम इस क्षेत्र में इन सभी का प्रादुर्भाव देखते हैं। व्यापार वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के भी प्रमाण मिलते हैं, अर्थात भारत तत्कालिक पाकिस्तान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों के बीच भी व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि भारत के बाहर मूलतः मध्य एशिया अर्थात फारस की खाड़ी, लाल सागर, कैस्पियन सागर तक के क्षेत्रों में हड़प्पा कालीन व्यापार वाणिज्य किए जाने के प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं। और व्यापार वाणिज्य का मुख्य साधन जलीय था और क्षेत्रीय स्थलीय व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। विभिन्न स्थलों पर हुए खुदाइयों में 2 चक्के वाली या और 4 पहिए वाली गाड़ियों के अवशेष भी हमें मिले हैं। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान दिया जाना जरूरी है कि आज का जो बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी हम देखते हैं उनके पहिए में आरे तिरछे अर्रे होते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, आरे तिरछे अर्रे होते हैं और पहिया खोखला होता है। इस तरह से होता है। आज के पहिए आज के जो पहिए होते हैं इस तरह से होते हैं, लेकिन उस समय के पहिए क्या थे, इस तरह से पूरी तरह ठोस थे। यानी कि जो पहिए मिले हैं वो वे पूरी तरह ठोस मिले हैं, बीच में केवल कील है और पूरी तरह ठोस है। तो इस अंतर को देखना है। अब हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार होते थे, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार में भी इसका प्रमुख स्थान था। मेसोपोटामिया अभिलेख अर्थात मेसोपोटामिया आज के आधुनिक इराक को कहा जाता है और मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में दिलमुन, माकन और मेलुहा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दिलमुन का अर्थ बहरीन द्वीप से है। माकन का अर्थ या मगन भी कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है। माकन या मगन का अर्थ बलूचिस्तान के मकरान तट से है और मेलुहा का अर्थ सिंधु का प्राचीन नाम से है। यानी कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया में सिंधु को मेलुहा कहा जाता था। हम यह भी देखते हैं कि मेसोपोटामिया के सुमेर, ऊर, तेल, असमर, कीस, ऊमा, लगस, निपुर, असूर आदि कई स्थल ऐसे हैं जहां से हड़प्पा कालीन विभिन्न वस्तुएं
प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा कालीन व्यापार वाणिज्य मेसोपोटामिया तक होता था। ऊर यह मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच का प्रवेश मार्ग था। ऊर के बाद ही मेसोपोटामिया में लोग प्रवेश कर पाते थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अल्तिन डेपे, नाम जग्गा डेपे, अनाव आदि ऐसे स्थल हैं जहां से हड़प्पा कालीन कई सामग्रियां प्राप्त हुई है। और इसी प्रकार हम सीरिया के हम्मा से भी हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त करते हैं। और यह ध्यान दिया जाना है कि लोथल पश्चिम एशिया के आयात निर्यात का प्रमुख बंदरगाह था और लोथल से गोरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति तथा मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चलता है कि मिस्र के साथ भी हड़प्पा कालीन व्यापार वाणिज्य बखूबी प्रचलित था। यहाँ हम देखते हैं कि बंदरगाह के रूप में लोथल हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह था और आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुतकांगेंडोर, सोतकाको, बालाकोट आदि भी प्रमुख व्यापारिक स्थल थे। और सोरतुघई जो अफगानिस्तान में स्थित है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम अर्थात पश्चिमी पूरा स्थल माना जाता है। और इसके बाद अन्य अफगानिस्तान के में अन्य कहीं स्थल नहीं मिलते हैं। और यहाँ की खुदाई में हड़प्पा कालीन पूर्ण विकसित बस्ती का प्रमाण मिला है। सभी प्रकार के अवशेष मिले हैं, जिससे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि यह स्थल भारत हड़प्पा और मध्य एशिया के बीच प्रमुख व्यापारी केंद्र रहा होगा। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलेंगे।